Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hassan Munib, and today our topic of discussion is renal system from the physiology second semester. कुछ बेसिक चीज़ें होंगी इसके अंदर और कुछ जो है वो कंसेप्चुअल होंगी, तो आपको इसके हिसाब से बताते जाएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल, किडनी जो है वो आपके टोटल ब्लड सप्लाई का 25% रिसीव करती है। टू किडनी इन ऑल मेंबर लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली एट द लेवल ऑफ लोअर लिप्स। बेसिकली क्या होता है रेट्रोपेरिटोनियली का मतलब क्या होता है कि पेरिटोनियम का मतलब होता है कि आपका जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो ये एक हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके दोनों तरफ एक एक मौजूद होती है, और रेट्रोपेरिटोनियल यानी मौजूद होती हैं, यानी पेरिटोनियल कैविटी में दो तरफ दोनों अतराफ में मौजूद होती हैं लोअर रिब्स के पास। प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब, जो हमारी 11वीं नंबर और 12वीं नंबर यानी लास्ट टू रिब्स जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। लेफ्ट वन इज बिट लोअर ऑन इंटीरियर साइड एज कम्पेयर टू द राइट। जो हमारी राइट किडनी है वो ऊपर होती है, थोड़ी सी हायर साइड भी होती है, और जो लोअर किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है। नीचे की होती है क्योंकि यहाँ पे लीवर पर मौजूद होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर हमारी जो सॉरी जो लेफ्ट किडनी है वो हमारी थोड़ी सी ये रिवर्स हो गया थोड़ा। लेफ्ट किडनी इज बिट ऑन द इंटीरियर साइड एज कम्पेयर टू द राइट। अगर हम देखें लेफ्ट वाली आपकी ऊपर है, और जो ये राइट किडनी है ये आपकी क्या है, नीचे है। ये मैंने किस साइड से बनाई है ये पिक्चर। चले आगे कोई पिक्चर आती है तो मैं इसको ज्यादा क्लियरली आपको समझा देता हूँ, यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है। ओके दिस में नहीं, ये भी अलग है। बहरहाल ये उसके, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर। एब्डोमिनल अयोर्टा, सुप्रा रेनल वेन। अच्छा बेसिकली अगर मैं इस इन स्ट्रक्चर को हमने करना है, वैसे ऐसा सर स्ट्रक्चर मेरा ख्याल देते नहीं है। सर का पेपर होता है थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड और कंसेप्चुअल टाइप कुछ पेपर होता है, ठीक है। सर ने एमसीक्यूज ही देने हैं और वो इजी होते हैं, लेकिन स्टिल अगर कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो हमने ये ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर किया हुआ ऑलरेडी है। द आउटर साइड इज दिस इज कॉर्टेक्स। देन मेड्यूला होता है, तो मेड्यूला में हमें पता है कि ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर होते थे। देन वहां से ये ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड जा रहा है, और ये सारी एक सप्लाई इस तरह चलती है। तो वी नो दिस स्ट्रक्चर, हमें ये ऑलरेडी पता है, हम इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। आउटर डार्कर रीजन कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला जो रीजन है उसको मेड्यूला कहते हैं। कैलकेसिस जो है मेजर और माइनर होते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बने हुए हैं केलेक्स जिसको हम कह रहे हैं दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये मेजर भी होंगे और माइनर होंगे, यानी बड़े और छोटे दो तरह के केलेक्स होते हैं। रीनल पैरामिड होता है, रीनल पेल्विस होता है, ब्लड वेसल है। रीनल पैरामिड मैंने आपको दिखा दिया, पैरामिड लाइक ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर। एफएससी बेस्ड कुछ बातें हैं तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। और बाकी हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं। फंक्शन इसके हमें पता है, पहला काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड खून से जो है इसने मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? वेस्ट होता है कोई भी एक्स्ट्रा चीज, कोई भी प्रोड्यूस होने वाली चीज। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उनके जो है वो उनके रिस्पॉन्स में कुछ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लाइक वाटर, वाटर इज प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिकली। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस होती है। लाइक यूरिया, आपको पता है ये सारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं या उनके दौरान प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। दूसरा इसका काम है रेगुलेशन। किस किस की रेगुलेशन? ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन की। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है? कि देखो कंपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज कितनी कितनी बनी हुई है। लाइक एक जामेश्री का हमने ग्लास बनाया है, तो उसमें चीनी कितनी है, पानी कितना है, जामेश्री कितना डाला है, तो वो उसकी कंपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह खून के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना है, सोडियम कितना, पानी कितना है, ये सारा का सारा जो है वो उसका वॉल्यूम एंड कंपोजिशन होता है। तो ब्लड जो किडनी है ये बेसिकली पानी कितना यूरिन में जाएगा, कितना बॉडी में रहेगा, ये भी किडनी डिसाइड करती है। सोडियम सॉल्ट, पोटाशियम सॉल्ट, ये जो है इन ये कितने बॉडी में रहेंगे और कितने जो है वो बॉडी से बाहर जाएंगे, ये भी जो है वो डिपेंड करता है ऑन किडनी फंक्शन। तो किडनी ही डिसाइड करता है बेस्ड ऑन बॉडी कंडीशन। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बता दिया। ब्लड पीएच, पीएच को मेंटेन करता है। आपको पता है पीएच चेंज होती है अलोंग विद द मेटाबोलाइट्स और सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट्स की प्रेजेंस है, एसिडिक कोई सॉल्ट्स हैं या एसिडिक जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसकी प्रेजेंस बॉडी में, सपोज यूरिया, अमोनिया, इसका लेवल अगर ज्यादा हो जाए या इनकी वजह से पीएच जो है वो चेंज हो जाती है, तो उस पीएच को अब वो क्या करेगा, यूरिया और अमोनिया को रिलीज करवा देगा बॉडी से, और पीएच को मेंटेन कर देगा। और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम
जैसे ही ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा। किस तरह मेंटेन होगा कि देखो यार, अगर एक पाइप उतना ही है, आपकी ब्लड वेसल उतनी ही है, आप पीछे छोटा पंप लगाएंगे तो ब्लड पानी जो है वो मतलब आपने एक पंप लगाया हुआ है, ठीक है, उसने 1 मिनट में 1 लीटर पानी फेंकना है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी स्पीड पे फेंक रहा है। अगर उसने उसी 1 मिनट में 2 लीटर पानी फेंकना पड़ जाए तो वो स्पीड ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा तो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। वही पाइप है, वही पंप है, लेकिन जब पानी का लेवल बढ़ गया तो उसको प्रेशर ज्यादा देना पड़ा उतना ही टाइम में, अगर उसने पानी को निकालना है। तो सेम इज द वे यहाँ पे, कि जब किडनी पानी को रिजर्व कर लेती है और ब्लड बॉडी के अंदर पानी का लेवल बढ़ा देती है, तो ज्यादा पानी का लेवल जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा स्पीड पे काम करना पड़ता है। जब हार्ट ज्यादा स्पीड पे काम करता है तो वो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। नेफ्रॉन इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, हमें पता है 2,40,000 जो सॉरी ये बनते हैं 24 लाख नेफ्रॉन जो है वो तकरीबन दोनों किडनीज के अंदर मौजूद होते हैं। बेसिकली कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पस्कल इन विच फ्लूइड इज फिल्टर्ड अ लॉन्ग ट्यूब्यूल कन्वर्ट द फिल्ट्रेट इनटू यूरिन ऑन इट्स वे टू द पेल्विस। अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होता है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एफएससी बेस्ड अगेन इन्फॉर्मेशन के ये दो पार्ट है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। एक पोर्शन है ये जिसका बोमेन कैप्सूल एक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, यानी ग्लोमेरुलस होता है। ये एक पोर्शन है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, हमारा रीनल कॉर्पस्कल, वो दो, ये यहाँ तक। आगे जितना ट्यूब पोर्शन है उसको हम ट्यूबुलर पोर्शन कहते हैं। बोमेन कैप्सूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये है, देन लूप ऑफ हेनली आ गया ये, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये आ गया, देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गया, कलेक्टिंग डक्ट आ गया। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थी और ये कलेक्टिंग डक्ट आ गया, यानी ये सारा एक हमारा जो है वो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। आपको ऑलरेडी इसका जो है वो अंदाजा है। नेफ्रॉन कंपोज करता है रीनल कॉर्पस्कल पे, मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। आप लोगों को ऑलरेडी ये चीजें जो है वो एफएससी बेस्ड हैं, तो इतनी कोई इस पे बहस करने की जरूरत है नहीं। रीनल कॉर्पस्कल वेयर फ्लूइड इज फिल्टर्ड ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट फॉर्म बाय एफरेंट आर्टरियोल विच लेटर ऑन ज्वाइन टू फॉर्म इफरेंट आर्टरियोल। बेसिकली ये जो ट्यूब अंदर को जा रही है उसको कहते हैं एफरेंट, ए से, और जो बाहर आ रही है उसका नाम है इफरेंट, बाहर आने वाली, ठीक है। तो ये जो है वो ग्लोमेरुलस क्या है, बेसिकली वो कैपिलरी टफ्ट, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा। तो ये कैपिलरीज का ऐसा गुच्छा है जो कि बनता है, यानी एफरेंट आर्टरियोल पीछे से आई, आगे गुच्छा बनाया और फिर वहां से निकला कौन, इफरेंट आर्टरियोल। बोमेन कैप्सूल जब एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसको कवर करता है, उसकी दो लेयर होती हैं, पेरिटल लेयर और विसरल लेयर। बिटवीन दीज लेयर इज द कैप्सूलर स्पेस वेयर द अल्ट्रा फिल्ट्रेट एंटर। तो बेसिकली इसकी दो जो है वो लेयर हैं। अगर ये कहीं आगे बनाओ दिस, तो ये आपका बोमेन कैप्सूल आ गया, ये आ गई इफरेंट और ये आ गई एफरेंट, यहाँ से खून आया, ये सारा आपका जो है ग्लोमेरुलस है, और यहाँ से जो है वो ये बाहर चला गया, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सारा ये आपका बोमेन कैप्सूल आ गया। नेफ्रॉन रीनल ट्यूब्यूल फिल्टर फ्लूइड पास थ्रू इट्स इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन। आगे जो ट्यूबुलर पोर्शन है, जो हमारा पहला पोर्शन था कॉर्पस्कल, वो दो हिस्सों में डिवाइड था, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये था, बोमेन कैप्सूल ये था। दूसरा जो पोर्शन था वो था रीनल ट्यूब्यूल, वो आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनली के अंदर फिर से तीन पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये सारा कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, वही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर घुसा दिया तो इस वजह से आपको हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो। इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, और ये इफरेंट आर्टेरियोल क्या करती है, ये सारा का सारा नेटवर्क बना लेती है आगे, ठीक है। और ये आगे आपकी क्या है, ये जो निकला ये है इंटरलोब्यूलर वेन। तो बेसिकली यहाँ से खून आया, किधर गया, हाँ, ये सारा जो है यहाँ से क्या आया, खून आया इफरेंट से, ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी से खून आया। ये सारी आपकी जो है वो वेसल्स हैं। अब ये दोबारा से इसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद जो है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। यानी ये जो नेटवर्क है ये क्यों है, नेटवर्क इस वजह से है ताकि जितनी भी, क्योंकि होता क्या है कि जब शुरू में बहुत सारा ब्लड आता है ना, तो ब्लड प्रेशर के साथ आता है। अब प्रेशर के अंदर कोई ऐसी जस्टिफिकेशन या कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ
कि जो चीजों को रोक सके, स्पेसिफिक चीज को जाने दे और स्पेसिफिक को रोक सके। ब्लड सेल का साइज इतना होता है कि वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन ग्लूकोज, पानी, बहुत सारे सॉल्ट्स वो निकल जाते हैं, वो इसको क्रॉस करके ट्यूबुलर पोर्शन में चले जाते हैं। तो आगे जो है वो ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, यानी जो यहाँ से निकल रही है ट्यूब ट्यूब, वो एक नेटवर्क बना लेती है बाकी सारी ट्यूब के इर्द गिर्द। उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें चली गई हैं, लाइक ग्लूकोज एक्सेस अगर निकल गया है, वाटर एक्सेस जो निकल गया है ड्यू टू प्रेशर, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। रीअब्जॉर्ब करके वो फिर क्या कहता है, वो उसको यहाँ से बाहर जो है ना वो वापस ले जाता है। ठीक है, तो ये पोर्शन होता है, बाकी सारा जो है उसका वही पोर्शन है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, प्रॉक्सिमल, पेरिटिब्यूलर, कैपिलरीज वगैरह। अच्छा, जो मैंने बताया था लूप ऑफ फैनली के तीन पोर्शन है। आज जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी जो नीचे को लिम्ब जा रहा है, दिस, इफ यू कैन सी दैट, नीचे वाला लिम्ब एक ही साइज का है, जबकि ऊपर वाले आने वाला जो है वो पहले बारीक है, बाद में क्या है, मोटा है। तो उसके दो पार्ट हैं, थिक थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। ग्लोमेरुलस जो है वो डिफरेंट आपकी कैपिलरीज, आई डोंट थिंक सो कि आपको इस पे प्रॉपर लेक्चर चाहिए था। दीज आर वेरी सिंपल थिंग टू बी डिस्कस्ड। बहरहाल, ग्लोमेरुलस जो है वो आपका 50 पैरेलल और एनास्टोमोजिंग कैपिलरीज, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, गुच्छा बनाई हुई कैपिलरीज का जो एक नेटवर्क होता है, जो कि कवर्ड किया जाता है एपिथेलियल सेल से, इनकेस्ड इन द बोमेन कैप्सूल। यानी जो ये बोमेन कैप्सूल है, ये आपकी कैपिलरीज हैं, देन दीज आर द एपिथेलियल सेल एंड देन द कैप्सूल। प्रेशर ऑफ द ब्लड, प्रेशर से मैंने आपको बता दिया कि वो फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन को हम क्या कह देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कह देते हैं। उसके बाद फिल्टर फिल्टर जो फिल्ट्रेट है, यानी वो जो फिल्टर हुआ वो मटेरियल है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है, जो कि आगे यानी कि सेकंड पोर्शन है, ट्यूबुलर पोर्शन। ठीक है, ट्यूबुलर पोर्शन के आगे तीनों पार्ट से होता हुआ फिर वो उसके अंदर फर्दर फंक्शन होते हैं। ब्लड सप्लाई टू द ग्लोमेरुलस, ब्लड इंटर द glomerulus by efferent arteriole and leave it by efferent arteriole. I have already told you, efferent से आया, efferent से ब्लड बाहर चला जाएगा। द efferent arteriole divide into capillaries which rejoin to form efferent arteriole. efferent arteriole आया, आगे कैपिलरीज, कैपिलरीज दोबारा जुड़ के क्या बन गई, efferent arteriole। proximal tubule and loop of Henle। अच्छा, proximal tubule, the fluid enter into the loop of Henle that dip deeply in the mass of kidney. Some loop of Henle are dipped all the way through medulla. Each loop has a descending and an ascending limb. सबके ascending and descending limb में thin segment of loop of Henle, wall of descending limb and lower area of ascending limb is thin. Thick segment of ascending limb located in the renal cortex after is turning back to the cortex. बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं पुराने स्ट्रक्चर पे चलूं, तो आपका जो लूप ऑफ हेनली है वो बेसिकली ये जो कोर्टेक्स रीजन है ना, यहाँ से वो, ये कोर्टेक्स रीजन होता है हाफ, यानी जो जो पैरामिड है, ये हाफ आपके कॉर्टेक्स रीजन में ऊपर वाले रीजन में आ गए। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि कई लूप ऑफ हेनली ऐसे हैं जो ये पूरी, यानी पूरे पिरामिड के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, कई लिम्स कैसे, कई लूप ऑफ हेनली किस तरह के हैं कि वो यहाँ एंड तक आते हैं और फिर ऊपर तक आते हैं। ठीक है, तो इतने इतने यानी कि इनके साइज जो है वेरी कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं डिप्ड ऑल द वे थ्रू मेड्यूला, के नीचे तक जाते हैं। Distal tubule and collecting duct. Loop of Henle, distal tubule lies in the cortex like proximal tubule. अच्छा, लूप ऑफ हेनली आगे किस तरफ जाएगा, डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ। पीछे से आ रहा था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, वो आगे लूप ऑफ हेनली में कन्वर्ट हो गया, लूप ऑफ हेनली आगे चला जाएगा डिस्टल ट्यूब्यूल में। अब डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो बेसिकली थर्ड पार्ट आ गया ट्यूबुलर पोर्शन का। एज मेनी एज 8 डिस्टल ट्यूब्यूल कोएलेंस टू फॉर्म कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। 8 कम से कम ट्यूब जो है वो ट्यूब्यूल मिलके, यानी डिफरेंट उससे, ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, तो 8 डिफरेंट नेफ्रॉन से जो है वो इस तरह ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, एक दो तीन चार डिफरेंट नेफ्रॉन से आके एक कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे फिर मेड्यूला टर्न्स डाउन टू मेड्यूला कलेक्टिंग डक्ट, लार्जर कलेक्टिंग डक्ट दैट पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू मेड्यूला पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली। और ये अलोंग द मेड्यूला, अगर मैं यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर में चले जाऊं, तो यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसी तरह ये 8
इसके अंदर जितने इसके अंदर काफी एक पिरामिड के अंदर काफी सारे नेफ्रॉन है। तो ये भी, जिस तरह मैंने आपको बताया, लूप ऑफ हेनली भी क्या करता है, नीचे को जाता है देन ऊपर को वापस आता है। कलेक्टिंग डक्ट भी ऊपर से नीचे की तरफ है। तो 8 नेफ्रॉन मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट में अपनी ड्रेनेज जो है वो करते हैं। Largest collecting duct via tips of renal papillae, conical projection of medulla, empty into the renal calyces, recesses of renal pelvis, renal pelvis। यानी वो ये कह रहा है कि हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट, यानी 8 कलेक्टिंग डक्ट जो हैं, सॉरी, एक कलेक्टिंग डक्ट है वो पीछे से कितने नेफ्रॉन ले रही थी, 8 नेफ्रॉन के साथ कनेक्टेड थी। वो कलेक्टिंग डक्ट आगे बढ़ी, जिसको हम कहते हैं लार्जर कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। ये, और इनमें से जो लार्जेस्ट एक मेड्यूला से, सॉरी, एक पिरामिड के अंदर जितने नेफ्रॉन है, वहां से एक लार्जेस्ट कलेक्टिंग डक्ट, जो डक्ट है वो निकलती है वी आई टिप्स ऑफ रिनल पेपिलाए, कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑफ मेड्यूला। यानी कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगेन मैं वापस जा रहा हूँ, ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है, ये कॉनिकल का मतलब होता है ये जिस तरह वो ट्रायंगल जहाँ पे तिकोन बनती है, जो नुक्कड़ बनती है, ये जो नुक्कड़ वाली है इसको कहेंगे रीनल पेपिलाए। तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट निकलती है, और रीनल पेल्विस के वो जो पोर्शन है वहां से जो है वो केलेक्स, ये केलेक्स मैंने आपको पोर्शन दिखाया कि वहां से निकलती हुई केलेक्स कहते हैं। ये जो ये भी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से, यानी यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट निकली और रीनल केलेक्स में चली गई, और वहां से वो बाहर मेजर जो नीचे ट्यूब है टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो चल जाती है आगे। 240 कलेक्टिंग डक्ट है प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर किडनी में 240 कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, जो कि 4,000 नेफ्रॉन से, हर एक जो है वो 4-4 हजार नेफ्रॉन से अपना जो है वो करती हैं, कलेक्ट करती हैं। ठीक है। 99% ऑफ वाटर, वेरिंग अमाउंट ऑफ हाइट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो प्रेशर की वजह से बहुत सारा पानी, बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो बेवजह ही लीक आउट हो जाते हैं, तो उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो बाकी ट्यूब्स के अंदर रह जाता है वो फिर यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, यानी यूरिन बनाता है। ये अगेन उसका स्ट्रक्चर बता दिया। कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ग्लोमेरुलाई क्लोज टू सरफेस ऑफ किडनी हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनली पेनिट्रेटिंग थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द मेड्यूला। कुछ नेफ्रॉन जो ऐसे हैं जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और कुछ ऐसे हैं जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। जो कॉर्टिकल हैं वो बेसिकली कहाँ पे लाई करेंगे, अपर साइड पे लाई करेंगे। और उनमें उनके जो हैं ग्लो लूप ऑफ हेनली, वो भी छोटे होंगे। मतलब यहाँ यहाँ करके लाई कर रहे हैं ये इस पोर्शन में, दे आर लाइंग इन दिस पोर्शन, और बहुत डीप नहीं है, नीचे तक उनका लूप ऑफ हेनली नहीं जाता। Juxtamedullary nephron glomeruli lie deep in the renal cortex near to the medulla. Long loop of Henle, especially thin segment penetrating deep in the medulla, may be up to the tie of tip of renal papillae। वो कहता है कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनका लूप ऑफ हेनली बहुत डीप तक जा सकता है, इवन टिल द पेपिलाए, पेपिलाए रीजन जो है वहां तक जो है वो उनका लूप ऑफ हेनली जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो वो जो जक्स्टा मेडुलरी है उनके लंबे लंबे लूप ऑफ हेनली होते हैं, और वो लोअर साइड पे, अंदर वाली साइड को होते हैं। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो अपर साइड पे होते हैं, और उनके शॉर्ट लूप ऑफ हेनली होता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आपका जो है वो एक उसके पिरामिड के जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर इस तरह इनका ये स्ट्रक्चर होता है। ये लूप ऑफ हेनली शॉर्ट लूप ऑफ हेनली है, ये लंबा लूप ऑफ हेनली है। ठीक है। तो ये कॉर्टिकल होगा, ये जक्स्टा मेडुलरी हो सकता है। ये शुरू भी नीचे से हो रहा है, और वो शुरू भी ऊपर वाली साइड पे हो रहा है। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, वो कैपिलरीज जो कि रीअब्जॉर्प्शन में काम आ रही हैं। ये वो कैपिलरीज हैं जो कि सारे के सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कवर करके रखती हैं, ताकि ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्स हैं, जो किडनी ट्यूब है, वहां से एक्सेस वाटर, एक्सेस ग्लूकोज जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रीअब्जॉर्ब किया जा सके, इफरेंट आर्टरियोल से निकलती हैं और आगे, यानी कि जितना ब्लड और जितना सप्लाई निकलनी थी वो सारी अंदर चलेगी, यहाँ से आई सारी अंदर चलेगी, जो वेस्ट और जो ब्लड ग्लूकोज वगैरह है। और ब्लड, जो ब्लड सेल्स हैं या जो रिमेनिंग पोर्शन है वो वापस आके यहाँ से अगेन चीजों को रीअब्जॉर्ब करके वापस जो है ना बॉडी के अंदर चला जाएगा। वेदर रेक्टा, लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरी लूप एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ पेरिटिबुलर कैपिलरीज।
extend into medulla alongside by side with loop of Henle, loop back into cortex and empty into the cortical veins. बेसिकली वो कह रहा है कि वेदर एक्टा क्या है कि ये जो लॉन्ग ट्यूब नीचे को आ रही है ना, जिसने आके ये लूप ऑफ हेनली के अलोंग जो है वो उसने सारा का सारा ब्लड को या जो भी चीजें उसने एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब करना है मटेरियल को, और वापस किस में जाना है, वेन के अंदर जाना है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन वो कर रही होती है इस वेन का, ओवरऑल इस नेटवर्क का नाम क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। लेकिन जो लॉन्ग स्ट्रेट कैपिलरी लूप है, जो कि ये लूप नीचे को जा रहा है अलोंग साइड द दिस लूप ऑफ हेनली, उसको आप क्या कहोगे, वेदा रेक्टा। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी को खून को साफ करना, ठीक है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह को रिमूव करना, और एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करना, जबकि बॉडी के अंदर बाकी चीज़ों को मेंटेन रखना अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। अगर सोडियम की बॉडी की ज़रूरत है तो यूरिन में कम सोडियम निकलेगा। अगर एक्सेस सोडियम पड़ा हुआ है तो यूरिन में ज़्यादा निकल जाएगा। इसी तरह पानी, सॉल्ट्स और बाकी यूरिया यूरी क्रिएटिनिन वगैरह सारों के हिसाब से बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से उनको रिमूव ऑफ करती है। नेफ्रॉन फिल्टर अ लार्ज पोर्शन ऑफ प्लाज्मा इन द फॉलोइंग ग्लोमेरुलस ब्लड, वन फिफ्थ ऑफ इट थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इनटू द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ब्लड का 1/5वां हिस्सा जो है वो किडनी क्या करती है, फिल्टर कर देती है, मतलब फिल्ट्रेट में ले लेती है, उसको सारे को अब्जॉर्ब कर लेती है। द वांटेड सब्सटेंस स्पेशली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब। आई हैव टोल्ड यू दिस ऑलरेडी कि जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनवांटेड होते हैं उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एक्सक्रीशन जो है इसका सेकेंडरी मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड फ्रॉम प्लाज्मा डायरेक्टली थ्रू द एपिथेलियल सेल लाइनिंग द ट्यूब्यूल इन द ट्यूबुलर पोर्शन। यानी कि जो ये हमारी एक्स्ट्रा कैपिलरीज है ना, जिन्होंने ट्यूबुलर पोर्शन को कवर किया हुआ है, ये सिर्फ चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करती, ये रिलीज भी करती हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस, यानी कुछ सब्सटेंसेस को ये क्या कर रही है, कुछ सब्सटेंसेस जो कि ग्लैमरुलस कैपिलरीज के थ्रू इंटर नहीं कर पाए लेकिन उनको बॉडी से रिमूव करना रिक्वायर्ड है, तो ये जो कैपिलरीज हैं ये बेसिकली क्या करेंगी, लूप ऑफ हेनली वाला जो पोर्शन है, जो और या ट्यूबुलर पोर्शन है, वहां से जहां ये पानी और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रही हैं टू सेंड बैक टू द बॉडी, वहीं पे ये कुछ चीजों को ट्यूब्स के अंदर भी भेज रही हैं ताकि उनको बॉडी से एक्सक्रीट कराया जा सके। तो जो है ये सेकेंडरी एक्सक्रीशन इसको कह सकते हैं। प्राइमरी कहाँ पे हुई थी, वो ग्लोमेरुलस के पास, और सेकेंडरी कौन सी है, जो कि इफरेंट से निकली हुई कैपिलरीज दोबारा से चीजों को ट्यूब्स के अंदर जो है वो भेज रही होती है। ब्लड सप्लाई टू द किडनी, रीनल आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी आई, वहां से इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोबर, लोब बड़ा होता है, उस लोब के अंदर छोटे लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। लोब बड़ा होता है और उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, लोब्यूल्स, यानी लोब किस तरह समझाऊं, एक गोश्त का टुकड़ा समझ लें। आपके सामने एक बड़ा पीस पड़ा हो गोश्त का, तो वो लोब है, उसके छोटे टुकड़े कर दोगे तो वो लोब्यूल्स होता है, ठीक है। जिसमें किडनी उसके लिवर के लोब्स होते हैं ना, पलड़े कह लो, ठीक है। तो बड़े लॉब्स होते हैं, उसके बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी यानी मजीद बारीक हो जाती हैं, देन आर्क्यूएट आर्टरी, देन एफरेंट आर्टरियोल, यानी आर्टरी पूरी की पूरी नहीं आती, पार्ट उसके छोटे होते जाते हैं। पहले बड़ी आर्टरी है, उसका छोटा, उससे छोटी, उससे छोटी, और जो किडनी में एंटर करती है वो इफरेंट आर्टरियोल है, देन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल आगे ये जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज और वेदर रेक्टा इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। ये वेदर रेक्टा मैंने बताई, जो कि लूप ऑफ हेनली के साथ साथ एक कैपिलरी का नेटवर्क आता है, उसको वेदर रेक्टा कहते हैं। आर्क्यूएट वेन, इंटरलोब्यूलर वेन, रीनल वेन, ठीक है। और वेन जो है वो इसी तरह वेन बनाती है। रीनल फ्रैक्शन डेफिनेशन क्या है रीनल फ्रैक्शन की, वो टोटल कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक ब्लड ने, हार्ट ने एक टाइम पे जितना ब्लड पंप किया उसका कितना परसेंट पोर्शन या कितना पोर्शन किडनी के पास गया, उसको कहते हैं रीनल फ्रैक्शन। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आउटपुट जो है वो 5600 मिलीलीटर पर मिनट होता है, 5600 ml पर मिनट। फ्लो थ्रू किडनी जो है वो 1200 ml पर मिनट होता है। यानी एक 70 किलो के आदमी में हर हर मिनट में किडनी जो है वो 1200 ml ब्लड जो है वो अपने अंदर से गुजारती है, ठीक है। जबकि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट 5600 होता है। सो रीनल फ्रैक्शन 21% वेरीज फ्रॉम 12 to 30% नॉर्मल रेस्टिंग मैन। तो इसका रीनल पोर्शन क्या बनेगा, 1200 डिवाइड बाई 5600,
मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो वो कहता है कि 21% जो है वो इसका, इस बंदे का क्या है, रीनल फ्रैक्शन। और नॉर्मल रीनल फ्रैक्शन कितना होता है, 21, 12 से लेके 30% तक। ठीक है, यानी टोटल ब्लड आउटपुट का कितने परसेंट किडनी ले रही है वो क्या है, रीनल फ्रैक्शन। और ये वेरी करता है 12 से 30 के दरमियान। अच्छा, दो मैंने बताया कैपिलरी नेटवर्क है, कैपिलरी बेड या कैपिलरी नेटवर्क एक ही बात है कि हमारी किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर दो जो है ना वो क्या होते हैं, कैपिलरी बेड होते हैं। एक कैपिलरी बेड कौन सा है, वो वाला जो वी जस्ट टॉक अबाउट दैट कैपिलरी नेटवर्क, ग्लोमेरुलस नेटवर्क। और दूसरा है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो कि नीचे से रीअब्सॉर्ब कर रहा है। अब जो ग्लोमेरुलस वाला है ये है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है, बिकॉज वहां पे प्रेशर से चीज भेजनी है। जबकि जो नीचे वाला है पेरिटेब्यूलर है वो लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, ताकि चीजें उसकी तरफ आ सकें। अगर एक चीज पहले ही फुल प्रेशर में और गुस्से में बैठी है तो उसकी तरफ कौन जाएगा, कोई बहुत भरा हुआ बैठा है उसकी तरफ कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, जबकि इस तरफ जब आप देखते हो ग्लोमेरुलस की तरफ, तो वहां से चीजें भेजनी है। तो जब भेजने की बात आती है तो उसके अंदर फिर चीजें जो है वो उसके हिसाब से वेरी करती हैं। Glomerular capillary bed. Due to high pressure, its function is fluid filtration out of glomerulus into the Bowman capsule. जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी बेड होता है इसके अंदर हाई प्रेशर होता है और क्योंकि फिल्ट्रेशन है। और इसका लो प्रेशर क्यों है, ताकि चीजें इजीली एब्जॉर्ब हो सके। वेदर रेक्टा पेरिट्यूबुलर पोर्शन का स्पेशल पोर्शन है जो कि एक लंबी सी अलोंग द लूप ऑफ हेनरी ट्यूब जाती है। दे फॉर्म लूप इनटू मेड्यूला एंड देन रिटर्न बैक इनटू कॉर्टेक्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द वेन। यानी ये नीचे से शुरू हुई और दोबारा ऊपर जाके फिर ये वेन्स के अंदर टर्न बैक होती हैं। 1 to 2% renal blood flow through the weather rector, indicating sluggish blood flow in renal medulla and rapid blood flow in the renal cortex. ऊपर जो पोर्शन है, जो हमारा प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन है, वहां पे ब्लड प्रेशर इज हाई। और वहां पे रीनल फ्लो भी 12 से, अभी हमने बताया कि कितने परसेंट वो फिल्ट्रेट करता है, 12 से 30% तक। जबकि जो वेदर एक्टा है उसके अंदर ब्लड फ्लो टोटल 1 to 2% होता है। दैट शोज कि यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत स्लो है, प्रेशर बहुत कम है, ताकि चीजों को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब किया जा सके, अंदर से मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की जा सके, ब्लड की, पानी की, और इजीली अब्जॉर्प्शन की जा सके। ये कुछ प्रेशर है, आपको अकॉर्डिंगली समझ आ जाएगा कि ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर की वजह मैंने आपको बता दी है। बाकी आप लोग उसके अंदर खुद से असेस कर सकते हो। अच्छा भाई, वो कहता है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट अबाउट दैट, बट 180 लीटर जो है वो फ्लूइड, यानी ब्लड जब फिल्टर होता है तो 180 लीटर ब्लड पूरे दिन में जाता है, एक किडनी के अंदर से पास होता है। ठीक है, यानी जो फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर इंटर करता है इनटू ट्यूब्यूल। सही है। अब 180 लीटर का बॉडी के अंदर हो सकता है 180 लीटर ना हो, लेकिन एक खून बार बार तो आ रहा है ना आपकी बॉडी में, एक पूरे चक्कर काट के दोबारा किडनी में आ गया। सारा दिन में तो हो सकता है 4 5 6 चक्कर लगते हैं एक ही ब्लड के। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो 180 लीटर जो फ्लूइड है वो इंटर करता है इनटू द किडनी ट्यूबुलर पोर्शन। अगर ये सारा का सारा निकल जाए तो फिर क्या बचा, फिर तो इंसान ही नहीं बचेगा। तो इस वजह से पेरिट्यूबुलर पोर्शन है जो कि रीअब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प हेल्प आउट करता है और चीजों को रीअब्जॉर्ब करता है। 4 times as much fluid is as reabsorbed by the venous end of the and the all other the capillaries of the body। और 4 गुना फ्लूइड जो है वो रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली पोरस, सो ऑस्मोसिस ऑफ द फ्लूइड इज वेरी रैपिड, रिजल्टिंग इन रैपिड रीअब्सॉर्प्शन। अब आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, एक तो ये बारीक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, इनके अंदर ब्लड फ्लो स्लो होता है 1 to 2%, जिसका हमने देखा वेदर रेक्टा के अंदर खास तौर पे। उसके बाद ये इनके अंदर प्रेशर लो होता है और ये पोरस होते हैं, ताकि इजी, ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर जस्ट टू मेक द एब्जॉर्प्शन इजियर। ये अगेन बात रिपीट हो गई है, हमने इसके ऊपर बात कर ली है। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, इसके 3 पोर्शन है, एंडोथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल सेल। परमिएबिलिटी इज 100 to 500 मोर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी कैपिलरी। और इसकी परमिएबिलिटी भी ज्यादा होती है, ताकि मैक्सिमम चीजें जो है वो एक बार फिल्ट्रेट में भेजी जा सकें। ठीक है, तो नॉर्मल कैपिलरीज की जो भी परमिएबिलिटी होती है, नॉर्मल कैपिलरीज कौन सी है,
हमारे हाथों में, बाजुओं में, बाकी सारे बॉडी पोर्शन में जो कैपिलरीज है उसकी पोरस साइज, उसका पोर साइज कम होता है, उसमें से लीकेज उतनी स्ट्रांगली नहीं हो सकती जितनी ग्लोमेरुलस के अंदर होती है, क्योंकि इसका पोर साइज जो है वो, इसकी जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। जो तीन सेल हैं उनमें एंडोथेलियल सेल हैं, हैव थाउजेंड ऑफ स्मॉल होल इन द एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड फेनिस्ट्रेशंस। जो इसके एंडोथेलियल सेल है वो बेस होती है नीचे वाली साइड। Basement membrane composed of meshwork of fibrillary have large spaces and epithelial cell not continuous but in the form of finger-like projection that cover the basement membrane। तो ये तीन इसके जो है वो स्ट्रक्चर उसने बताए हैं। ये आ गई एंडोथीलियल सेल यानी बेसमेंट, उसके ऊपर आ गई बेसमेंट, सॉरी एंडोथीलियल सेल बेसमेंट, और ये जो हमारे जो खड़े सेल हैं ये हैं हमारे एपिथेलियल सेल, और ये कहीं कहीं मौजूद है। स्लिट पोर, अच्छा ये आपके थे एपिथेलियल सेल्स, इनके दरमियान में ये जो जगह है इसको क्या कहेंगे? स्लिट्स। स्लिट कहते हैं खाली जगह को, दरार को, ठीक है, ताकि चीजें जो है वो एब्जॉर्ब हो सकें। ऑल्दो द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू थ्री लेयर बट ईच वन इज सेवरल हंड्रेड टाइम मोर परमेबल देन द ऑर्डिनरी कैपिलरी। बेसिकली ये तीन लेयर्स बन गई ना हमारी, एक लेयर ये, एक येलो वाली और एक नीचे वाली, तो तीन लेयर्स बन गई। तो कहता है कि अलबत्ता ये थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी फिर भी परमिएबिलिटी बॉडी की तमाम कैपिलरीज की निस्बत जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीजों के लिए स्टिल इम्परमिएबल है, मतलब ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करता। किस किस को अलाउ नहीं कर रहा? बॉडी की प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और इस तरह की जितनी प्रोटीन है उसको ये अलाउ नहीं करता कि वो इसको पास करें। यही वजह है कि किडनी के पेशेंट्स के अंदर यूरिन में एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन आ रही होती है, यूरिन का एल्ब्यूमिन लेवल उनका क्या होता है, ज्यादा हुआ होता है। तो दैट शोज कि किडनी के अंदर क्या है, कोई डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से जो उसने प्रोटीन को, एल्ब्यूमिन इज द ब्लड प्रोटीन, तो उसने जो प्रोटीन को रोकना था अब वो रोक नहीं पा रहा। तो दिस इज अ कंडीशन इन दैट। सिलेक्टिविटी क्यों है? डायमीटर ऑफ द कैपिलरी पोर इनफ टू अलाउ मॉलिक्यूल विद डायमीटर अप टू 8 नैनोमीटर। 8 नैनोमीटर या इससे कम के साइज के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे जो है वो चले जाएंगे। लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो 6 नैनोमीटर का होता है। व्हाई दे कांट पास थ्रू? सेकंड, ग्लोमेरुलोस्पोर्स आर लाइंड विद कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन विद वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। जो ग्लोमेरुलोस्पोर्स होते हैं, अब वो कहता है कि यार प्रोटीन वैसे उसका जो साइज है वो 8 नैनोमीटर है, मतलब 8 नैनोमीटर से छोटी जितनी चीजें होंगी ऑल ऑफ देम विल पास, राइट। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं जी ऑल ऑफ देम विल पास। लेकिन जब आप बात करते हो कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन तो होती है 6 नैनोमीटर की, तो कहते हैं 6 नैनोमीटर वाली चीज क्यों नहीं पास कर रही? उसकी वजह यह है कि जो प्रोटीन्स है, जो हमारे प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये होती है नेगेटिवली चार्ज, और जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन होती हैं उसके पास भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन कौन सी हैं? ग्लोमेरुलस पोर्स, जो सुराख हैं ग्लोमेरुलस से जहां से चीज ने गुजरना है, वहां पे ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन मौजूद हैं। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स हैं, इन्होंने, ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स हैं, इन्होंने वहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, फेंकते हैं एक दूसरे, यानी कि दूर फेंकते हैं। तो वो प्रोटीन को चार्ज की वजह से, अब ग्लोमेरुलस प्रोटीन अपनी जगह फिक्स है, और वो वहां से दूसरी प्रोटीन को धक्का देगी, जब धक्का देगी वो पीछे चली जाएगी और वो ब्लड फ्लो में वापस रिवर्स हो जाएगी, और वो जो है इजिली पास हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी, प्रोटीन पास नहीं करेंगे और वो चीजें जो है वो आगे चली जाएंगी, वापिस अपने ब्लड में चली जाएंगी। कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, उसके अंदर कोई रेड ब्लड सेल नहीं होगा। 1 of 240 ऑफ द प्रोटीन इन द प्लाज्मा। अगर कोई प्रोटीन क्रॉस कर भी जाएगी तो सिर्फ कितनी, 0.03% प्रोटीन फिर भी प्रेशर की वजह से क्रॉस कर सकती हैं। अदरवाइज मोस्टली जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो वापस ब्लड के अंदर चली जाती हैं। डोनर इक्विलिब्रियम इफेक्ट, ड्यू टू लो concentration of the negatively charged protein in the filtrate, the concentration of other negatively charged ion is 5% more in the filtrate as compared to plasma, and the concentration of positive charge ion is 5% lower. ओके, तो बेसिकली वो क्या कहता है कि फिर एक डोमेन क्या होता है, वो कहता है कि जब प्रोटीन नहीं गई तो आगे जो फिल्ट्रेट गया, जो मटेरियल आगे गया, तो उसका नेगेटिवली चार्ज कम होना चाहिए, ऐसे ही है।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज चीजें तो पीछे रह गई। लेकिन कंपैरेटिवली जब आप देखते हो तो मिसाल जिस तरह है कि पहले एक गिलास था, उसमें एक चम्मच चीनी थी, ठीक है। अब चीनी कम कर दी, चीनी रह गई आधा चम्मच या रही ही नहीं, तो या आधा चम्मच रह गई, लेकिन गिलास भी तो आधा हो गया ना, क्योंकि फिल्ट्रेट सारा सारा का सारा ब्लड थोड़ी आ गया है, फिल्ट्रेट आ गया है। तो उसके अंदर वो कहता है कि जब कंपैरेटिव करते हो तो अदर नेगेटिव सब्सटेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मिसाल है कि अगर आपके पास एक गिलास है जिसमें एक चम्मच चीनी है, एक चम्मच नमक है, तो उसमें बैलेंस हो गया, फर्ज कर लें बैलेंस हो रहा है। आगे जब वो आधा गया, तो अब उसकी जो कंपनसेशन है वो उसके हिसाब से की जाती है कि पहले जो नेगेटिव सब्सटेंस थे वो कंपैरेटिवली थोड़े थे, लेकिन अब फिल्ट्रेट